guys, let us start with the psychology part. That is your unit 3, learner and learning process. The first bullet is your growth and development. As you are all known about growth and development, आप सभी ने पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और इसमें जो भी इन दोनों के बीच में अंतर है इसको हम देखेंगे। इसमें से सवाल बनते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। पहले ग्रोथ क्या होता है देख लेते हैं। The terms growth and development are often used interchangeably. Actually, they are conceptually different. हम तो कहीं कहीं पे बोल देते हैं कि ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, इन दोनों को एक साथ में यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यूज करते हैं। ग्रोथ जो होता है, डेवलपमेंट वही होता है, ऐसे करके यूज करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये दोनों अलग होते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ इन्वॉल्व्स चेंजेस इन बॉडी पोर्शंस एज वेल एज इन ओवरऑल स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वेट। ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है कि शारीरिक जो हमारा प्रोपोर्शन है, मतलब कि हाथ पैर में या फिर जो भी हमें दिखाई दे रहा है फिजिकल एस्पेक्ट, उसमें चेंज होना, हाइट वेट ऐसे ये चेंज होना, इसे हम ग्रोथ बोलते हैं। द टर्म ग्रोथ दस इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन। हमारे बॉडी में कुछ जो चेंजेस आता है उसका हम ग्रोथ मानते हैं। but the rate of growth differs from one part of the body to the other। मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट्स, हर एक पार्ट का जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग रेट से होता है। जैसे कि आपका जो हाइट है जिस हिसाब से बढ़ता है, उस हिसाब से आपका जो ब्रेन है वो नहीं बढ़ता है। वैसे ही आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स जैसे बढ़ते हैं, जैसे ग्रो करते हैं, वैसे इंटरनल ऑर्गन्स आपके ग्रो नहीं करते हैं। सो दैट इज वाई ग्रोथ जो होता है उसका अलग अलग पार्ट का अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, सो ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो दिखाई देता है कि ये कितना ग्रो कर रहा है, और उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का रेट कितना है, किस उम्र में हमारा कितना ग्रोथ होता है, दैट इज मेजरेबल। वो हम उसे मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है देख लेते हैं। डेवलपमेंट बाय कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब क्या होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बस हमें पता चलेगा लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते हैं। टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विथ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के साथ ही होता है लेकिन डेवलपमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम उसे डायग्राम में बताएं तो अगर ये ग्रोथ है तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। यस, ठीक है, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। हाउ? बिकॉज ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ बॉडी पार्ट्स में होता है जो कि विजिबल होता है, लेकिन डेवलपमेंट बॉडी पार्ट्स को भी ग्रोथ का पार्ट दिखाता है। मतलब इट इंक्लूड्स बॉडीली ग्रोथ, यानी कि हमारा जो शारीरिक जो मतलब बढ़ता है, जो हमारा जो किसी भी पार्ट्स में जो ग्रोथ होता है उसको भी समझाता है, उसको भी इंडिकेट करता है। उसके साथ ही साथ मेंटल कंडीशन, कॉग्निटिव एबिलिटीज, इमोशनल एबिलिटीज, सोशल एबिलिटीज, ये सबको डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग द ग्रोथ। ग्रोथ के साथ ही साथ डेवलपमेंट और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। इसका मतलब ये एक ऑर्डर में ग्रो करता है, यानी कि डेवलपमेंट जो है ये एक ऑर्डर है। मतलब कि पहले जैसे मान लीजिए कि आपका जो मेंटल एबिलिटीज है, अरिथमेटिक एबिलिटी है, जो आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, पहले आप सिंपल अरिथमेटिक कर चुके हो। जब बचपन में हम लोग 1+1=2 ऐसे करके पढ़ते थे, उसके बाद आप धीरे धीरे 2 डिजिट वाला करने चले। जैसे कि आप 12+12=24 ऐसे 2 डिजिट वाला आप कैलकुलेट किए। उसके बाद आज आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे करके आप बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हो। सो दैट इज योर डेवलपमेंट, दैट इज योर एरिथमेटिकल डेवलपमेंट। जो एरिथमेटिक में जो आपका डेवलपमेंट हुआ है वो धीरे 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 करके हुआ है। दैट इज वाई इट इज ऑर्डरली। ठीक है, the term progressive signifies that changes are directional। यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं दैट आर डिरेक्शनल। डिरेक्शनल मतलब किसी और, मतलब कि ये डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड्स या तो फिर डाउनवर्ड्स। कभी कभी देखिएगा, हाँ, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा अपवर्ड्स ही जाएगा, कभी कभी डाउनवर्ड्स भी जाता है। सपोज आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो एबिलिटी है, आपका जो
जो क्षमता है वो धीरे धीरे अपवर्ड्स जाएगा, यानी कि ऊपर ऊपर और भी जाएगा। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस छोड़ देंगे, ओके दीपिका इट्स फाइन, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, वो धीरे धीरे क्या होता है, आप भूल जाते हो मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है वो नीचे चला जाता है, यानी कि डाउनवर्ड्स चला जाता है। ठीक है, इससे क्या दिक्कत होता है, जो हम पहले पढ़े थे वो सब हम भूल जाते हैं। सेम एज अगर आप एजुकेशन पढ़ते हो, डेली डेली पढ़ते हो और इसको प्रैक्टिस करते हो, जो आपका डेवलपमेंट है, नॉलेज डेवलपमेंट है, वो आपका अपवर्ड्स जाएगा, यानी कि आपका और भी डेवलपमेंट होता चलेगा। अगर आप उसको नहीं प्रैक्टिस करते हो, 2-4 महीने के लिए छोड़ देते हो, फिर से आप वही लेवल पे आ जाते हो, आप नीचे नहीं चले जाते हो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे। ठीक है, ऐसे होता है। तो डेवलपमेंट दैट दे लीड फॉरवर्ड rather than backward, यहाँ पे भी हो सकता है बैकवर्ड हो सकता है। Orderly and coherent suggests that there is a definite relationship between changes taking place and those that precede or follow them, यानी कि यहाँ किसी एक प्रकार का डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, किसके बाद किसके बीच में, जो चेंजेस होता है और जो होने वाला है, यानी कि आपके अंदर जो चेंज होने वाला है और जो हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन रिलेशन है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट आ रहा है समझ में? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अब देखते हैं। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वॉइस इज क्लियर? यस सर। ओके फाइन, यस सर, देखिए। क्लियर। हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी को कुछ डाउट है, पूछना है, या फिर कुछ ऐड कर सकते हो क्या आप लोग? ये मैंने बेसिकली बताया कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये मैंने समझा दिया है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ग्रोथ को हम इंडिपेंडेंट मानेंगे, तो क्या वो डेवलपमेंट के बिना बढ़ सकता है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है। और डेवलपमेंट क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? यस एनीबडी? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, डेवलपमेंट डिपेंडेंट। वेरी गुड प्रीति। ग्रोथ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता, सॉरी, हाँ इंडिपेंडेंट होता है इसलिए क्योंकि ग्रोथ जो है वो अपने आप ग्रो करता है, वो आपके एज के अनुसार, आपके पोषण के अनुसार, यानी कि न्यूट्रिशन के हिसाब से वो ग्रो करेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डेवलपमेंट डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर। अगर आपका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है तो फिर आपका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, इट कैन बी मेजर्ड, उसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक याद रखिएगा आप कि आपको ऑब्जर्व किया जा सकता है आपका जो डेवलपमेंट। सपोज आपका जो मानसिक विकास है, डेवलपमेंट का मतलब विकास ही होता है, मानसिक विकास होता है। तो आपके दिमाग में जो कुछ भी मतलब मेंटल डेवलपमेंट होता है, या फिर आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मान लीजिए, या फिर सोशल डेवलपमेंट मान लीजिए, ये सारे डेवलपमेंट जो है इसको आप किसी स्केल पे या फिर किसी मेजर पे, मेजरमेंट से आप नाप नहीं सकते। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो वेदर दे आर डेवलपिंग और नॉट। यस देविश्री, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट, वेरी गुड। तो इसमें हम ये सीखे हैं, ग्रोथ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और क्वांटिटेटिव होता है, और क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है एज ग्रुप जो है और स्कूलिंग एज ग्रुप जो है, ये आपको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि एज ग्रुप क्या है, उसके लिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, और उसके लिए स्कूलिंग स्टेज क्या है। ये थोड़ा सा आगे आ गया है, ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, पहले देखते हैं।
पहला एज ग्रुप है आपका बर्थ टू 2 इयर्स, कभी कभी इसे 0 to 2 इयर्स लिखा जाता है लेकिन जीरो नहीं होता है कभी, ठीक है। जीरो मतलब क्या है, जीरो कुछ नहीं होता है, बर्थ टू 2 इयर्स, ठीक है। जब बर्थ टू 2 इयर्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेज, इन्फेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। और यहाँ पे तो स्कूलिंग होता नहीं है इन्फेंसी में, ठीक है, हम पढ़ते नहीं है स्कूल में, छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 to 6 इयर्स, इसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में हम प्री स्कूलिंग करते हैं, यानी कि प्री प्राइमरी, यानी कि जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं, किंडरगार्टन वगैरह होते हैं, वो स्कूल में हम जाते हैं, ठीक है, 3 to 6 इयर्स। उसके बाद आता है आपका 7 to 12 इयर्स, जो कि लेटर चाइल्डहुड होता है। लेटर चाइल्डहुड में हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूलिंग एज होता है प्राइमरी। उसके बाद आता है आपका 13 to 19 इयर्स, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, और इसको एडोलेसेंस भी बोलते हैं, विच इज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर एक का ये क्रिटिकल स्टेज होता है एडोलेसेंस, जहां पर हम सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी में होते हैं, यानी कि +2 तक होता है यहाँ पे। और उसके बाद जब हम जाते हैं 20 to 40 इयर्स, यहाँ पे और स्कूलिंग नहीं होता है, हम कॉलेज चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्कूलिंग को हमने स्कूलिंग लिखा है, इसलिए यहाँ पे कॉलेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यंग एडल्टहुड बोलते हैं 20 to 40। उसके बाद 40 to 60 हो गया आपका मेच्योर एडल्टहुड। और उसके बाद 60 to+ मतलब 60+ हो गया आपका एजेड एडल्टहुड और ओल्ड एज। यस। आईफोन, आईफोन कौन है, अर्चना, या फिर ये कौन है आईफोन, हुज दैट आईफोन। Sir, it's Anusha. हाँ ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। No, sir. By mistakenly, I touched on the screen. ओके फाइन देन, फाइन, गेटिंग माय पॉइंट। Very much, sir. ओके फाइन देन। तो ये जो आपका स्टेजेस है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आप सबने पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये जो डायग्राम है ये आप याद रख लीजिए, ये जो मैंने बनाया है कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, और उस टाइम में स्कूलिंग स्टेज क्या होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा अप टू 60 इयर्स का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से भी सवाल आते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल से नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने कुछ जो मैंने कुछ चुनकर यहाँ पे लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव साइटेड हियर, ठीक है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार ये चलता रहता है। इट इसे बोला जाता है, एक डेफिनेशन में बोला गया है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम मदर्स वोम टू टर्म। इसका मतलब माँ के कोख से स्टार्ट करके हम श्मशान तक, यानी कि समाधि तक, या फिर आप बोल सकते हो कि मरने तक, ठीक है, जहाँ पे हमें दफना जाता है, वहां तक डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। इसका मतलब होता है बर्थ टू डेथ, मतलब जब हम पहले हमारा जो फॉर्मेशन होता है, फीटस फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यूट्रस में जब हम फॉर्मेशन होता है हमारा फीटस, तब से लेकर के हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम मतलब मर नहीं जाते तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जिंदगी भर कंटिन्यू होने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का, एक जैसा, ठीक है। हर एक का जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं होता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेरी गुड। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सेकेंड प्रिंसिपल बोल रहा है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हर एक का जो डेवलपमेंट है वो समान नहीं होता है। सपोज मान लीजिए कि आपके मतलब आपका एज ग्रुप, मान लीजिए आप 25 to 30, आपका एज है 25 to 30, ठीक है। आपका और एक दोस्त है जो भी आपके एज ग्रुप में आता है, लेकिन आप दोनों का जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, बहुत अच्छे से समझ जाते हो, बहुत जल्दी एक ही बार में समझ जाते हो, वहां आपका जो दोस्त है वो 3-4 बार अगर नहीं सुनता है अच्छे से, उसको खुद रीड नहीं करता है, खुद अपना नोट नहीं बनाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जो हम इंसानों के बीच में जो डिफरेंस होता है।
जैसे आपका अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप अगर लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख जाते हो बहुत जल्दी, वहां और एक जो स्टूडेंट है आपके एज ग्रुप का या फिर आपका दोस्त है, वो अच्छे से समझ नहीं पाता है, उतना जल्दी समझ में उसको नहीं आता है। सो दैट इज वाई लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स डेवलपमेंट एंड इट्स रेट, डेवलपमेंट रेट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस वही चीज है कि जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब डेवलपमेंट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब किसी का किसी चीज में डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड है, कोई भी कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे आपने सुना होगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऐसे बहुत सारे मतलब कि डिसेबिलिटीज हैं, जो डिस्क्रिपेंसी है जो हर एक स्टूडेंट में दिखाई देता है। किसी ना किसी के बीच में कुछ ना कुछ कमियां होता है, वही कमी जो उनमें फील होता है वो उन्हें डेवलप करना नहीं देता है, मतलब डेवलप करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है उन लोगों को। ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में, ठीक है, मैथमेटिकल स्किल में, उन्हें मैथमेटिकल स्किल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिसकैलकुलिया, उन्हें बोला जाता है, उस डिजीज को बोला जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक का मतलब जो अरिथमेटिक एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो सेम नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देन होता है यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न मतलब एक जैसा पैटर्न होता है। जैसे कि मैंने ये वाला डायग्राम अभी आपको बताया था कि जो इन्फेंसी होता है 0 to 2 years, यानी कि बर्थ टू 2 years, ठीक है, बर्थ टू 2 years होता है। उसके बाद 3 to 7 years होता है। ये सबके लिए सेम ही होता है, किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी सबका पहले इन्फेंसी ही आता है। इन्फेंसी में जो कुछ भी डेवलप होना चाहिए आपका, जैसे कि आप मतलब पहले क्या थे, आपका जो वेट होता है, हाइट होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, ठीक है, जो आपका मतलब हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है, जो आपका लैंग्वेज एबिलिटी होता है, ये सब इन्फेंसी में थोड़ा थोड़ा करके आपका डेवलप हो जाएगा। उसके बाद चाइल्डहुड में, जो अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, वहां पे आपका स्पीकिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, ठीक है, और इमेज को मतलब इमेज डिटेक्शन, इमेज परमानेंस, ये जो होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जो होता है, ये यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा। तो मैंने ये क्यों बताया आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में जो होना था इन्फेंसी में, ये सबके लिए वही होता है। यहाँ पे भी जो मैंने बताया सबके लिए सेम ही होता है। मतलब ये स्टेज में यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न का मतलब है हर एक के लिए इन्फेंसी सेम ही होता है। इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट हर एक बच्चे में होना चाहिए वो हम में भी होता है और सब में होता है, इसका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। वैसे चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में जो कुछ होना चाहिए ये सबके लिए सेम ही होता है, किसी में कोई अंतर नहीं होता है। दैट इज वाई यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न मतलब इसका पैटर्न जो है वो सेम है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक बच्चे के लिए ये सेम ही रहता है। ठीक है, किसी का ऐसा नहीं है कि पहले आ गया चाइल्डहुड उसके बाद उसका इन्फेंसी आएगा, ऐसे नहीं होता है। पहले वो मतलब कि लिखना सीखेगा उसके बाद बात करना सीखेगा, ऐसे नहीं होता है। पहले जो भी स्टेज है ऑर्डरली होता है, वैसे ही होता है सबका। ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक ये आपको पता ही है। जनरल मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा होल होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है। कैसे? आप देखिए होंगे जब बच्चा छोटा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंसी से थोड़ा सा आगे आता है, तब वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास आप रख दोगे, जैसे कि मान लीजिए एक टॉय है, अच्छे से मतलब कलरफुल टॉय है, आप उसको उससे थोड़ा सा दूर रखोगे बच्चे से, वो वहां पे बैठा है, वो क्या करेगा, क्रॉल करके मतलब ऐसे उसके पास आने की कोशिश करेगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा बॉडी पार्ट जो है उसके पास लेने की कोशिश करेगा, मतलब पूरा खुद चला जाएगा, और दोनों हाथ, दोनों पैर, अपना जो शरीर है वो सब उसके ओर बढ़ा देगा, मतलब कि उसे लेने के लिए वो अपना सारा बॉडी पार्ट यूज कर देगा। लेकिन धीरे धीरे वो जब बड़ा होता चलेगा, उसको पता चल जाएगा कि टॉयज को लाने के लिए मुझे पूरा का पूरा बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे सिर्फ हाथ बढ़ाने से भी ये काम हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है, पहले ये क्या करता था, पूरा का पूरा बॉडी पार्ट यूज करता था, उसके बाद उसे पता चला, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता चला, उसे पता चला कि सिर्फ एक पार्ट से काम हो सकता है, तो मैं क्यों अपना सारा बॉडी का पार्ट उसमें यूज करूं। इसलिए वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि एक पार्ट से काम हो जाने वाला है। इसका मतलब पहले क्या यूज करता था, जनरल मोड में था, अब धीरे धीरे वो स्पेसिफिकली वो बॉडी पार्ट्स को यूज करने लगा है। ठीक है,
पहले आपने भी देखा होगा कि हर एक चीज को वो क्या करता है, अपने मुंह में दे लेता है, उसको शक करता है, इसका मतलब उसको मतलब टेस्ट करने लगता है, मुंह में डाल देता है हर एक चीज, जो भी आप उसको पकड़ा दो, धीरे धीरे उससे पता, और वो दोनों हाथ से पकड़ता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि यस आई कैन हैंडल इट बाय वन हैंड, मैं एक हाथ से भी उसे पकड़ के रख सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे स्पेसिफिकली एक चीज को यूज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि हर एक पार्ट्स का एक एक मतलब सबके बीच में संबंध है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो फिर देखना उस बच्चे में सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब होता है कि एवरी डेवलपमेंट, मतलब आपके अंदर जितने सारे डेवलपमेंट हो रहा है, दे आर इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड, ठीक है। इसका मतलब हर एक चीज का एक दूसरे के साथ संबंध है, अगर एक चीज उसमें कमी होती है तो दूसरी चीजों में भी वो इम्पैक्ट डालता है, यानी कि वो अफेक्ट करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन वही चीजें हैं, मतलब कि हर एक, देखिए इंटीग्रेशन में भी क्या था कि डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, अफेक्शन, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट है जो इंटीग्रेट होकर के कंप्लीट डेवलपमेंट करवाते हैं। वैसे इंटर रिलेशन के मतलब है इन सब के बीच में भी इंटर रिलेशन है, अगर ये डेवलप नहीं होता है तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। इंटर रिलेशन मतलब वो होता है कि हर एक का एक दूसरे के साथ संबंध है, कोई एक अगर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है तो दूसरों को भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी अबाउट सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, कोई भी? यस, सेफालोकॉर्डल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? सर ग्रोथ इज जेनेटिक, व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स एज वेल एज योर एनवायरनमेंट, आपके जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है और आपके एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका जेनेटिक यानी कि आपका जो पूर्वज है वो अगर मतलब कि जिस तरह से आपसे बिहेव करेंगे, जिस तरह से आपको जेनेटिक्स में मिलेंगे, गुण मिलेंगे, क्रोमोसोम में जो क्वालिटीज मिलेंगे वो आपको इनहेरेंट होकर के मिलेंगे, उसके के साथ ही साथ आपका जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट भी उसी तरह से अफेक्टेड होगा। या तो फिर अगर अच्छा मतलब वो सब आपको अच्छा मिला है, जैसे कि फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा मिला है, दोस्तों का एनवायरनमेंट अच्छा मिला है, तो आपका जो डेवलपमेंट में है वो भी अच्छा होगा और उसका रेट भी अच्छा होगा, डेवलपमेंट रेट भी अच्छा होगा। अगर वो आपको अच्छे से नहीं मिला एनवायरनमेंट, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर डेवलपमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सेफालोकॉर्डल क्या होता है, प्रॉक्सिमल सर डिस्टल क्या टॉप टू होता बॉटम ग्रोथ, ये जो डेवलपमेंट है वो सेफालोपोडर कहते हैं, और जो प्रोक्सिमल डिस्टल है वो फ्रॉम सेंटर टू ये और डेवलपमेंट होता है स्टार्टिंग सर। है? ओके, ओके फाइन, you are correct, but can anybody explain it more? देखिए यहाँ पे 7 participants हैं but just 1 or 2 are answering. Please participate so that you can get the point. जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी चीज़ को तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें, ठीक है। सिर्फ सुनने से नहीं होता है, एक्सप्लेन भी करो आप, ताकि आपको भी मतलब लगे कि हाँ मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। एनीवन? यस, प्रीति, अर्चना, देवीश्री, दीपिका। या cephalocaudal is prenatal birth, conception to 5 months. No, Deepika. Not that exactly prenatal birth. चलिए ठीक है, देख लेते हैं ये होता क्या है। देखिए सेफालोकॉर्डल मूवमेंट और टेंडेंसी मूव्स फ्रॉम हेड टू फीट, ठीक है। जैसे कि अभी दीप्ति रंजन ने बताया कि इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा बॉडी बॉडी है, तो ग्रोथ जो होगा वो पहले स्टार्ट होगा आपके हेड से, ठीक है, देन इट विल मूव टुवर्ड्स योर फीट, ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच।
ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, मान लीजिए ये आपका बॉडी पार्ट है, तो ये सेंटर से स्टार्ट होता है आउटवर्ड्स, सेंटर टू आउटवर्ड्स। पहले आपका सेंट्रल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आउटवर्ड्स डेवलपमेंट होगा, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स में पहले डेवलपमेंट आएंगे, उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन में आपके डेवलपमेंट आएंगे। तो दिस टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेफालोकॉर्डल मीन्स development from head to foot or top to bottom approach. Then proximodistal refers to center to outward development. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, fine then. Clear, sir. देखिए उसके बाद Sir, I have a doubt. उसके बाद या So ये जो proximodistal tendency you said, it is like physical development more, outer area like on skin. no, it is not exactly. It is development. As I said, development includes body growth, internal organs growth, as well as your mental, social, emotional, everything. It includes every parts, every aspect of your life. So proximodistal refers to the development which moves from center to outwards. More often we refer it as physical development because it moves from center to outwards, as you said, internal organs to outwards, yani ki the external organs. But often we confuse it with development is only growth, yani ki only bodily growth. Not exactly. We can conclude it like it continues from center to outwards, as well as it also includes your development of social ability. Like see, क्या होता है सोसाइटी में, क्या होता है, हम लोग सोशिएबल नहीं हो पाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे फैमिली से स्टार्ट करते हैं, खुद से स्टार्ट करते हैं। सेंटर टू आउटवर्ड्स मतलब यहाँ पे ये भी होगा कि हम पहले खुद को कोशिश करेंगे दूसरों के साथ एडजस्ट करने में। कभी कभी ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं शाई नेचर के जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, या इमोशंस, बिहेवियर ये भी होते हैं। देखिए कैसे होता है, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते दूसरों के साथ, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं हर एक के साथ। पहले वो खुद को एडजस्ट करना चाहिए, हम दूसरों के साथ मिलना चाहिए, ठीक है, उनके बातों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले खुद को वो एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फैमिली से एडजस्ट करते हैं, उसके बाद कम्युनिटी से एडजस्ट करते हैं धीरे धीरे। तो विच मूव्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स इज कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल, बट मोर ऑफन इट इज फिजिकल, राइट। और किसी का कोई सवाल? No, sir. Clear. फाइन। लास्ट वन इज योर प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या, हम क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि इसके आगे होने क्या वाला है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि इट फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न। हमें पता है कि इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आने वाला है, हमें पता है कि चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस आने वाला है, हमें पता है कि एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड आने वाला है। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद जो डेवलपमेंट होगा ये इस स्टेज को गुजर कर जाने वाला है। तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्मिटी, जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि बच्चा जो है वो इन्फेंसी में मतलब 0 to 2 years यानी कि बर्थ टू 2 years तक क्रॉल करेगा, ठीक है, वो क्रॉल करेगा, वो चल नहीं पाएगा, वो क्रॉल करेगा। उसके बाद हमें पता चला कि जो आपका 2 to 7 यानी कि 3 to 7 जो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, वहां पे वो चल भी पाएगा और धीरे धीरे अगर कोशिश करेगा तो भाग भी पाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इस स्टेज में होता है, इन्फेंसी में होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि धीरे धीरे ये चलना स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद वो चलेगा, उसके बाद वो भागेगा, उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, अपने बॉडी पे अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका जो सेकंड कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है और स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि कॉग्निटिव मतलब आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज कॉग्निटिव?
हमारे जो 3 डोमेन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और ये कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? Psychomotor, cognitive, सर मेंटल प्रोसेस होता और है इफेक्टिव, तीन होता है डोमेन। वेरी गुड। सर। इट इज अ मेंटल प्रोसेस, इसमें सब कुछ आ जाता है। परसेप्शन हुआ, थिंकिंग हो गया, फिर उसके बाद लॉजिकल हो गया, रीजनिंग हो गया, comprehension हो गया, everything that are come from a part of your mind or mental, that is called our cognitive. वेरी गुड, वेरी गुड। It is more related to the brain activity. यस, वेरी गुड, फाइन, ओके। नाउ सी, आप सभी ने तो सही आंसर बता दिया है। मैं फिर से यहाँ पे बस एक कैटेगराइजेशन कर देता हूँ। देखिए, हमारे जो 3 एस्पेक्ट है हमारे पूरे मतलब हर एक इंसान के लाइफ में, ये 3 तो जरूरी होते ही है, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं ये 3 में ही करते हैं। इस 3 में हमने बांट दिया है पूरे एक्टिविटीज को, हम इस 3 हिस्सों में बांट दिए हैं। फर्स्ट इज योर अर्चना, म्यूट योरसेल्फ। Yes sir. देखिए, पहला जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। देखिए, इधर से जाते हैं। साइकोमोटर डोमेन मतलब क्या होता है? जितने सारे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जितने सारे काम काज हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है? साइकोमोटर मतलब देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ हैंड और आपके बॉडी पार्ट से करते हो, क्योंकि आप तभी करते हो जब आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है। हमें पता है, ये रिफ्लेक्स हमें पता है कि जब तक आपका ब्रेन आपको एडवाइस नहीं करता है कुछ करने को, तब तक आप नहीं करते हो। जब आपका मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मच्छर काट रहा है आपको, आपका ब्रेन आपको क्या बोलता है कि वहां पे मच्छर काट रहा है, आपके हाथ को बोलता है कि आप उसे मारो, मतलब वो एक कमांड देता है कि आप इसे मारो, तो फिर आप क्या करते हो? मारते हो। तो यहाँ पे साइकोमोटर इसलिए बोला जाता है, साइको मतलब आपके दिमाग कुछ बोल रहा है आपके मोटर को, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स को, वो बॉडी पार्ट क्या कर रहा है? अपना एक्टिविटी कर रहा है। दैट इज वाई साइकोमोटर मतलब जो भी काम आप करते हो उसको हम साइकोमोटर में ला देते हैं। उसके बाद हो गया आपका अफेक्टिव। जितने सारे इमोशंस है, इमोशन रिलेटेड टू योर इमोशन, हैप्पीनेस, सरो, उसके बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे जो आपके अफेक्शन में आते हैं उसको हम, या फिर इमोशन में आते हैं उसको हम अफेक्टिव बोलते हैं। रह गया कौन सा? जो हम दिमाग से करते हैं, जो हम मेंटल कंडीशन हमारा होता है, जो मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, आपका थिंकिंग एबिलिटी हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, ये सारे जो होता है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो इंटेलिजेंस होता है सबसे ज्यादा, वो कॉग्निटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी उसका ज्यादा होता है जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे दिमाग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग डेवलप्स। यहाँ पे थिंकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इट इज द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस लाइक लॉजिकल थिंकिंग, मेकिंग सेंस ऑफ द न्यू आइडियाज, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड द लाइक, दैट टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एज वेल एज ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 1 से ही आप आइंस्टाइन हो जाओ, ऐसे नहीं होता है। ये धीरे धीरे डेवलप होता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि थिंकिंग डेवलप होता है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका लॉजिकल डेवलपमेंट, लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है कि आप हर चीज में लॉजिकली सोचते हो कि ये करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आप सोचते हो। मेकिंग सेंस ऑफ न्यू आइडियाज, अगर कोई भी नया चीज आप सीखते हो तो आप उसको सेंस करते हो कि ये कैसा रहेगा और क्यों करना चाहिए, ये सबको आप देखते हो। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड द लाइक, यानी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो अपने तरीके से, सोच समझ के। ऐसा नहीं है कोई बोल दिया और आपने मान लिया। मैंने आपको बोल दिया कि 1 + 1 = 3, तो आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, आपके अंदर भी थिंकिंग एबिलिटीज है, लॉजिकल थिंकिंग है। तो आप अपने से करके देखोगे कि आप बोलोगे सर नहीं, 1 + 1 = 2 होता है, 3 नहीं होता है। हमने भी पढ़ा हुआ है और हमने सॉल्व करके देखा है। तो इस प्रकार का जो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होता है, जिसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। Development of cognition is a subject which several researchers in psychology have studied and are continuing to do so. Cognitive abilities को अभी भी, जिसको हम, आपने सुना होगा एक एरिया है साइकोलॉजी में जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। मेटा मीन्स बियॉन्ड। बियॉन्ड कॉग्निटिव पावर भी एक पावर होता है जिसको आजकल रिसर्चर ने बहुत कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, ठीक है।
and these there are theories on cognitive development that reveal different, sometimes conflicting understanding. बहुत सारे ऐसे थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर जो कि बहुत कुछ बताते हैं हमें कॉग्निटिव के बारे में, कॉग्निटिव क्या होता है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे कि आपके जॉन पियाजे ने बताया था, लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, ठीक है, ग्लासरफेल्ड ने बताया था। ऐसे बहुत सारे रिसर्चर है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ आइडियाज देते हैं, और सबका जो स्टेटमेंट है अलग अलग होता है और हमें कंफ्यूज कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट ला देता है, ठीक है। In general, there are two well-known perspectives that provide insight into cognition. ऐसे दो आदमी हैं, दो लोग हैं जो कि हमें कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में अच्छे से बताते हैं। वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नेमली जॉन पियाजे's थ्योरी। जॉन पियाजे जो थे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और लेव वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमें अच्छे से बताते हैं, बाकी सब कंफ्यूजिंग है, बाकी सब कन्फ्लिक्टेड है, तो हम भी इन दोनों के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक। पहले आते हैं आपका जॉन पियाजे। तो पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आप सब ने शायद बहुत बार रिपीटेडली पढ़ा होगा, तो इसके मतलब ये जो थ्योरी के बारे में हम जानेंगे उससे पहले हम पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई लेफ्ट हो गया, ओके सुब्रत, ओके फाइन, देखते हैं। पियाजे born in 1896, died in 1980, was born in Switzerland. He was a student of biology and also had keen interest in psychology and philosophy. बेसिकली ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है साइंस के, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी फिलोसफी में उनका इंटरेस्ट था। His interest in study of cognition evolved while working in a laboratory. वो जब लेबोरेटरी में एक काम कर रहे थे तभी उनका दिमाग में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, कॉग्निशन के बारे में, थिंकिंग के बारे में, कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में स्टडी करना चाहिए। Alfred Binet Laboratory, where he was assisting in IQ test और intelligent quotient test related to research. आपको पता होगा Alfred Binet is the first person, वो फर्स्ट पर्सन है जो कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में और इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपना मोटो दिया था, और सबसे पहला पर्सनालिटी टेस्ट उन्हीं ने दिया था। तो वही लैबोरेटरी में वो काम कर रहे थे जॉन पियाजे, और उस समय उनको दिमाग में आया कि मुझे कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। During this work, he interacted with many children and observed some interesting things about children's thinking. और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात किया और उनका जो डेवलपमेंट है, उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज को समझने की कोशिश की, और उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चला वहां से। इसलिए वो क्या किए, ही रियलाइज्ड दैट द ओल्डर चिल्ड्रन वर एबल टू आंसर मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टेस्ट। अगर सेम टेस्ट मतलब ओल्डर चिल्ड्रन के साथ, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और एक 10 साल का बच्चा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर सवाल करते हो, तो ऑब्वियसली जो 10 साल का बच्चा है वो ज्यादा आंसर कर पाएगा। तो इस तरह का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, और जो उन्होंने उससे जो पाया, मतलब रिजल्ट जो पाया, उसको उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया, ठीक है। अब देखते हैं मेजर कॉन्सेप्ट उनका क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेफिनेशन एज वेल एज कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The mental processes also break down or simplify the information from the environment so that it is easily understood. This entire process is known as assimilation. अब देखिए assimilation क्या होता है। पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, स्कीमेटा। स्कीमेटा क्या होता है, कैन एनीबॉडी, कोई मुझे बताए स्कीमेटा क्या होता है। ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे। स्कीमेटा क्या होता है, बताइए। आंसर कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर मना करो कि सर नहीं बता सकते। Sir, it is ability of doing different type of work and that depend upon skill. I think schemata. I No, Dipti, it is not. Anyone else? और कोई, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। और कोई कोशिश करना चाहता है।
ओके फाइन, और कोई नहीं? यहाँ पे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन नो वन इज इंटरेस्टेड, नो वन इज सेइंग दैट यस सर वी कैन, और एल्स यू आर नॉट सेइंग दैट नो सर वी कैन। बता देना चाहिए ना, आई एम वेटिंग। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्कीमेटा वो होता है, स्कीमेटा इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। हम मानते हैं साइकोलॉजी में ऐसा स्पेसिफिकली कुछ होता नहीं है, जो हम मतलब कि यहाँ पे ब्रेन के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटी में स्कीमेटा का काम क्या होता है, स्कीमेटा होता क्या है। वेरियस ब्लॉक्स और स्टेजेस, यस दीपिका यू आर क्वाइट करेक्ट, बट मोर स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ, देखिए दीपिका जो है वो उन्होंने कोशिश किया है और जो बताया है वो सही है, और उससे अच्छा और मैं बता देता हूँ और भी क्लियर, उन्होंने बोला है कि वेरियस ब्लॉक्स और स्टेजेस। तो हमारे माइंड में सपोज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ड्राइंग बना रहा हूँ, अगर ये हमारा माइंड होता है तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं माइंड में, जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये हर एक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। यहाँ पे कुछ नॉलेज होता है, यहाँ पे कुछ नॉलेज होता है, ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नॉलेज होता है, हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक को हम स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, यानी कि स्कीमेटा, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्कीमेटा आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड और ब्रेन। अब समझ में आया स्कीमेटा, ठीक है। अब जब ये माइंड में हम कुछ नया चीज ला करके देते हैं, यानी कि कुछ नया चीज, सपोज आज आपने सीखा स्कीमेटा क्या होता है, ये सीखा आपने, ये जब आपके स्कीमेटा में जाएगा, ये जब आपके ब्रेन में जाएगा, इट ब्रेक्स डाउन और सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन। इस जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्कीमेटिक के बारे में दिया है, ये आपके दिमाग में जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आया पहले, लेकिन आप इसको क्या करते हो, सिंप्लीफाई कर लेते हो और भी आसान बना देते हो, और जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो नया चीज आपने सीखा है, ये जब दिमाग में जाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू आइडिया विद द एग्जिस्टिंग आइडिया। आपके पास पहले से कुछ नॉलेज था, जैसे दीपिका ने बताया कि वेरियस ब्लॉक, उनके दिमाग में था वेरियस ब्लॉक। जब मैंने बताया कि ये दिमाग के वेरियस ब्लॉक में स्टोर होता हुआ नॉलेज होता है, तब उन्हें समझ में आया कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो ब्लॉक था, अब जो मैंने पढ़ा है ये वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। उन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा था और मैंने अब कुछ ज्यादा बता दिया। तो ये जो दोनों को उनको क्या करना पड़ेगा, एसिमिलेट करना पड़ेगा। ये दोनों को अपने दिमाग में ये स्टोर करेंगे और क्या करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि जो मैंने पहले पढ़ा था, जो मैंने पहले पढ़ा था इससे थोड़ा मुझे ज्यादा पता चल गया। तो पहले जो आइडिया था, यानी कि एग्जिस्टिंग आइडिया, पहले कुछ नॉलेज था, अब जो न्यू आइडिया आया है थोड़ा सा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों को अपने दिमाग में स्टोर करेंगे। इससे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नहीं तो फिर समझ में आया, फिर से बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन क्लियर है सबको? Yes, sir. कम ऑन आंसर क्विकली। Yes, sir. Yes, sir. यस सर क्लियर है। फाइन, देखिए अब जो सिमुलेशन हो गया वो क्या हो गया, मैं और एक बार सिंपल समझा रहा हूँ, क्योंकि एसिमुलेशन अकोमोडेशन में सवाल आएंगे और जरूर आपको कंफ्यूज करेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दोनों सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। देखिए एसिमुलेशन में ये एग्जिस्टिंग आइडिया है, मतलब ये पुराना, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ओल्ड, ठीक है, ये आपके दिमाग में कुछ ओल्ड आइडियाज हैं, मैंने ये आपको नया आइडिया दिया है, इसके ऊपर ही नया आइडिया दिया है, ठीक है। वही चीजें सेम होता है, मतलब यहाँ पे भी मैंने आपको स्कीमेटिक के बारे में आपको भी पता था, मैंने भी स्कीमेटिक के बारे में ही बताया, लेकिन ये आपके पहले से दिमाग में था, ये मैंने नया इंफॉर्मेशन दिया। तो ऐसे करके
बीच में, वही पुराने नॉलेज और नए नॉलेज के बीच में। आफ्टर कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग आइडियाज विद द न्यू वन, द चाइल्ड चेंजेस हिज और हर मेंटल स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। देखिए यहाँ पे क्या था, नया आइडिया था, पुराना आइडिया था, दोनों अलग अलग थे। मैंने क्या किया, नया और पुराना दोनों को अपने दिमाग में रख लिया, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में नया आइडियाज को पुराने आइडियाज के साथ मिला करके रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे असिमिलेशन किया। लेकिन जब हमने नया आइडिया देखा कि ये थोड़ा सा डेवलप्ड है इससे, तो हमने इसको नहीं रखा, बस नए आइडियाज को इसके साथ एडजस्ट कर लिया, वो हो जाएगा आपका अकोमोडेशन। देखिए जब आप अपना मेंटल स्ट्रक्चर जो है दिमाग में आप चेंज कर लेते हो, जब नया आइडिया आता है पुराने आइडियाज को आप रिपीट नहीं करते हो, आप उसको रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके घर में एक नया टीवी आया, ठीक है, आपके घर में जो पुराना मॉडल टीवी था उसको आपने चेंज कर दिया एलसीडी के साथ, तब उसको एकोमोडेशन बोला जाता है। क्योंकि आपने जो पुराना वाला टीवी था, मोटा वाला टीवी, उसको आपने हटा दिया, जो पतला वाला एलसीडी आपने था वो आपने इंस्टॉल कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, एकोमोडेशन। समझ में आ रहा है? कुछ नया आता है तो आप पुराने को रिप्लेस कर देते हो। आप तभी रिप्लेस करते हो जब आपको पता चला कि इन दोनों के बीच में बेटर कौन सा है, उसको आपने रखा, बेटर लगा आपको एलसीडी, इसलिए आपने दूसरा जो था पुराना वाला वो आपने हटा दिया अपने घर से। ठीक है, क्लियर है? दिमाग में भी वही होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी वही होता है। अपग्रेडेशन, यस अपग्रेडेशन भी होता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम जो पुराने, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत छोटा है, इसमें सभी चीजें तो लोड नहीं हो पाएंगे, हमें कुछ चीजों को निकालना भी पड़ेगा, कुछ चीजों को स्टोर भी ज्यादा करना पड़ेगा। अकोमोडेशन में क्या होता है, हम जो न्यू आइडियाज होता है उसको हम एग्जिस्टिंग आइडियाज के साथ कंपेयर करते हैं कि कौन सा आइडिया बेटर है। अगर हमें लगा कि नया आइडिया जो है वो बेटर है तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट बुलेट है, यानी कि थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन मतलब पहले से पता है, ये बैलेंस करता है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर बैलेंस टू मेक सेंस ऑफ ए न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। इन दोनों के बीच में कंपेयर करके दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कौन करता है? इक्विलिब्रेशन। इट वाज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, एक्चुअली it is the process which led the child to a better and more sophisticated knowledge of his experience। जब हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, कि जब हमें पता चला कि कब असिमिलेट करना है, कब अकोमोडेट करना है, कहाँ पे असिमिलेशन करना है और कैसा अकोमोडेट करना है, ये सारे चीजें जो बैलेंस करता है वो इक्विलिब्रेशन करता है। क्योंकि हर एक चीज को हम अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते, या फिर हर एक चीज को हम दिमाग से निकाल भी नहीं सकते हैं। कभी कभी पुरानी चीजें भी हमें रखना चाहिए, इसलिए कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना है, ये सब में बैलेंस कौन करता है? इक्विलिब्रेशन करता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको पता है कि जो जॉन पियाजे ने अपना 4 स्टेज दिया था, ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि जो और हाँ, ये डेवलपमेंट कहाँ तक है, ये आपका एडोलेसेंस तक है, यानी कि एक बच्चा जब तक एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक डेवलपमेंट कैसा होता है, उन्होंने एग्जाम्पल में 4 स्टेजेस को डिवाइड किया है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा ये डेवलपमेंट स्टेजेस, इससे सवाल जरूर आएंगे। और मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, हर एक वो चीज लिखा हुआ है जो उस स्टेज में डेवलप होता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेज इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। और हाँ, बता दे रहा हूँ कि ये जो स्टेजेस से सवाल कैसे भी करके बन सकते हैं कि सेंसरी मोटर के बाद कौन सा स्टेज आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। सेंसरी मोटर कहाँ से कहाँ तक, मतलब एज ग्रुप कौन सा है, बर्थ टू 2 years, ये भी आ सकता है। सेंसरी मोटर में कौन से डेवलपमेंट होते हैं जो हमने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है, ये भी पूछ सकता है। तो सेंसरी मोटर जो होता है वो बर्थ टू 2 years होता है, यानी कि इन्फेंसी होता है। This stage spans the period from birth to 2 years when the child begins to talk। यहाँ पे धीरे धीरे बात करने की कोशिश करता है। बात मतलब कोई ऐसा नहीं बोलेगा, मतलब जैसे गाना गाते हैं बातें करते हैं, ऐसा नहीं है, बस वो नाम बोलने की कोशिश करेगा, माँ पापा ऐसे बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, 2 years तक यही करना स्टार्ट करेगा। While understanding, हाँ, इससे सवाल क्या होगा पहले कि चाइल्ड बिगिंस टू टॉक एट विच स्टेज,
कौन से स्टेज में, ऐसे करके सवाल बन सकते हैं। While understanding the basic of cognitive theory, we saw that both physical and mental activities are important for cognitive development. यहाँ पे physical activity, mental activity दोनों चाहिए आपके cognitive development के लिए, और sensory motor में ये start हो जाता है। In fact, in early stages of development, the beginning of thought is concentrated in the physical activity of the child. और आपको पता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में, इन्फेंसी के टाइम में बच्चा जो है वो कोई भी चीज फिजिकल एक्टिविटी में ही करता है। वो कोई भी चीज, आप उसे कोई भी चीज दे दो, वो पकड़ के उसे मतलब शॉक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसे पकड़ के उससे खेलना स्टार्ट करेगा। हर एक चीज उसके लिए फिजिकल होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है उस टाइम में। और उस टाइम में कोई मेंटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आता है, उस टाइम में कोई इमोशनल अटैचमेंट ऐसा सिर्फ मतलब क्या ज्यादा नहीं होता है, बस वो क्या करता है अपना फिजिकल एनवायरनमेंट से वो खुश होता है, ठीक है। एट द सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंट्स कॉग्निशन इज सेंटर्ड इन हिज हर एक्टिविटीज। यहाँ पे उसका कॉग्निटिव सेंस जो है, थिंकिंग जो है, वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि आपका जो साइकोमोटर एक्टिविटीज जो हम बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। वो जो भी करता है वो उससे ही सीखता है। अगर कोई भी चीज उसे दे दो खेलने के लिए या फिर कुछ भी, वो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या क्या करता है बच्चा? इनफैक्ट ग्रास्प, कोई भी चीज को पकड़ लेता है, सक्स मुंह में डाल देता है, लुक्स देखता है, लिसन सुनता है, क्राई रोता है, मेक साउंड एंड मूव्स, वो कुछ ना कुछ साउंड करता है, मूव करता है अपने बॉडी को, इंक्लूडिंग हेड, ट्रंक, आर्म्स, लेग। कहीं पे भी जाता है सिर्फ हाथ नहीं डालता है या फिर कोई पैर नहीं बढ़ाता है, वो पूरा का पूरा बॉडी मतलब हेड, ट्रंक, आर्म, लेग ये सब बढ़ा देता है अपने ओर, ठीक है। Piaget cognitive, for Piaget, cognitive activity of the infant begin with those actions as the child interaction with her world is essentially through these reflex behaviors in interacting with object and events of the environment. ये reflex होता है। reflex movement क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो फिजिकली वो, अगर मान लीजिए एक टॉय रखा हुआ है और वो उसके ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका रिफ्लेक्स बिहेवियर, सडनली जो बिहेव करता है उसे हम रिफ्लेक्ट बिहेवियर बोलते हैं। तो रिफ्लेक्ट बिहेवियर से ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो सेंसरी मोटर में बेसिकली बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, और यहाँ पे क्या होता है उसके एक्टिविटीज, उसके फिजिकल एक्टिविटी से उसका क्या होता है, कॉग्निशन जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे वो देखता है, सुनता है, साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और बॉडी पार्ट्स को पूरा का पूरा मूवमेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, 2 to 7 years होता है प्री ऑपरेशनल। We saw that towards the end of the second year, the child become capable of representing experience mentally without always having to interact with direct or physically. धीरे धीरे हमने देखा कि जब वो 2 साल का हो जाता है, वो क्या करता है मतलब मेंटली एक्सपीरियंस भी करने लगता है, कि उसे पता चल जाता है कि मेरा केयर टेकर कौन है, मुझे कौन ज्यादा मतलब प्यार देता है, मम्मी या फिर केयर टेकर जो है वो उससे अटैच हो जाता है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है जब वो इन्फेंसी क्रॉस करता है, ठीक है। सब कुछ अभी फिजिकली नहीं होगा, अब प्री ऑप्शनल में हर एक चीज फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे इन्फेंसी स्टेज से चाइल्डहुड में आ रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। ऑल्सो दैट चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट सिंबल रिप्रेजेंट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। जो सिंबल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सिंबल, मतलब सिंबल मतलब कोई भी साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे किसी को हाथ दिखा रहे हो कि थोड़ा ठहर जाओ, ऐसे हाथ दिखाते हो तो उसे समझ में आ जाता है कि हाँ मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खाना लगा दूंगी, ठीक है, खाने को दे दूंगा। या फिर आपको खेलने को जाना है तो कुछ देर बाद आप चले जाना, थोड़ा सा आप रुक जाओ, ठीक है। ऐसे करके जो होता है वो सिंबल्स को समझने लगता है बच्चा, ठीक है। अब जो चाइल्डहुड में आता है उसे समझ में आ जाता है कुछ सिंबल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। In fact, at a pre-operational stage, the child consolidates these very abilities, and this most noticeable in the play of the pre-operational stage. देखिए, जो सिंबल्स को समझने में, सिंबल्स मतलब सिंबल वो सारे चीज होता है, लेटर होता है सिंबल, जेस्चर होता है सिंबल, और आपका जो साइन होता है वो भी सिंबल होता है। जितने सारे सिंबल्स हैं जो भी हम यूज करते हैं, यहाँ पे ये जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये भी एक सिंबल ही है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स का मतलब उसे समझ में आ जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोटिसेबल चेंज है इस स्टेज में। इस स्टेज में सबसे बड़ा चेंज होता है यही वाला, कि सिंबल को वो समझ लेता है,
ठीक है। The child during this stage engage in what is called as symbolic play, that is wooden box is considered as car, or rounding the steering wheel and the stick, gun, ये सब होता है, ठीक है। देखिए चाइल्ड यहाँ पे क्या करता है, छोटा बच्चा है, लड़कियों का क्या होता है, वो डॉल्स के साथ खेलने लगते हैं, उनके साथ बातें करने लगते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको दोस्त मान लेते हैं। वैसे बॉयज क्या करते हैं, कोई भी वुडन चीज, मतलब कोई भी लकड़ी का कोई भी चीज पकड़ के उसे कार समझ के चलाएंगे, गन समझ के चलाएंगे, ठीक है। कोई भी स्टिक को गन समझ के पकड़ेंगे, कोई भी ऐसा एक राउंड चीज पकड़ के स्टीयरिंग जैसा घुमाएंगे, ठीक है। कोई भी बॉक्स को कार समझ के उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ सिंबॉलिक चेंजेस आएंगे उनके बीच में। और उसके बाद आता है, इनफैक्ट मच ऑफ द चाइल्ड्स थिंकिंग इज अनसिस्टमैटिक, इनकंसिस्टेंट, इलॉजिकल एंड डिसजॉइंटेड। इलॉजिकल थिंकिंग, जैसे कि आपको पता होगा कि हम जब बच्चे थे तब हम क्या करते थे, मिट्टी का एक छोटा सा एक कटोरी लेते थे, उसमें मिट्टी डाल देते थे और हम उसमें रसोई करते थे। हम बोलते थे कि ये चावल है, ये दाल है, ये रोटी है करके हम उसमें पत्तों पे बांट, मतलब पत्तों पे रखते थे और उससे खाने की एक्टिंग करते थे। तो ये सब जो चीजें है ना, ये इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंट, अनसिस्टमैटिक होता है। मतलब हम बच्चे थे, बचपना उस टाइम में था, तो यहाँ पे कोई भी चीजें सिस्टमैटिक नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था और लॉजिकल भी नहीं था। फर्स्ट लिमिटेशन इन द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड थिंकिंग which that at this stage the child thinking is still limited to the perceptual and motor characteristics of the object and situation। यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा डीमेरिट है इस स्टेज का वो है, अभी भी चाइल्ड का थिंकिंग जो है वो परसेप्चुअल है। परसेप्चुअल मतलब उसके दिमाग में जो आता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है इस टाइम में। उसको जो समझ में आता है वो वही समझेगा, उससे ज्यादा नहीं। कभी कभी बच्चे आप देखे होंगे बहुत शरारती होते हैं और बहुत जिद्दी होते हैं, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। रात के 12 बजे भी उनको कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं हमें चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से वो जिद करने लगते हैं। तो उस टाइम में उनका परसेप्शन जो है वहां तक लिमिटेड होता है। मोटर कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो हर एक चीज करने से, प्रैक्टिस करने से ही होता है उनका। जैसे देखे होंगे हम क्या करते हैं, उन्हें राइटिंग्स देते हैं हैंड राइटिंग करने के लिए, वहां पे क्या लिखा होता है, ABCD, ABCD लिखा होता है, वो उसको बार बार रिपीट करके लिखेंगे, जिसको हम राइटिंग बोलते थे। बच्चे को हैंड राइटिंग के लिए देते हैं हम लिखने को कि ऐसे A को 10 बार लिख के लाओ। तो क्यों लिखने को 10 बार देते हैं, क्योंकि उनका मोटर एक्टिविटी इज रिलेटेड टू देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज। जब वो बार बार लिखेंगे, उसको एक्टिविटी करेंगे, मोटर एक्टिविटी, तब जाकर के उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, पहले गया सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर्स होता है। थिंकिंग एट concrete ऑपरेशनल स्टेज begins to overcome the limitation of प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कुछ भी दिक्कत था ये यहाँ पे नहीं होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। To begin with, thinking at the concrete operational stage no longer consists of disjointed representational act like snapshots, but actions can now be represented as a series of action, more like a film which can be replayed too। यहाँ पे हर एक चीज को वो ऐसे याद रखता है जैसे एक फिल्म होता है, ठीक है। उसको समझ में सब कुछ आ जाता है कि इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या हुआ था, ये सभी चीजें उसको समझ में आ जाएंगे। जैसे कॉन्क्रीट, द वर्ड कॉन्क्रीट, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको याद रखना है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब हर एक चीज कॉन्क्रीट हो जाएगा, कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्क्रीट मतलब कोई ठोस वजह होना चाहिए हर चीज के पीछे, कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई रियलिटी होना चाहिए उसके पीछे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब कि जैसे 1 + 1 = 2, वो उसे समझाना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो और वो मान जाए कि हाँ 1 + 1 = 2, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं चलेगा, उससे समझाना पड़ेगा कि ये क्यों 1 + 1 = 2 हो रहा है। फिक्स्ड होता है, यस, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड seriously one of the achievement of this concrete stage is he or she achieves reversibility in his or her thinking। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब हर एक चीज को हम दूसरी बार भी मतलब हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं कि A + B का जो स्क्वायर होता है वो A² + B² + 2AB होता है, ये हमने पढ़ा दिया। जब हम उन्हें 1-2 महीने के बाद टेस्ट करेंगे, जब उन्हें हम बताएंगे या फिर टेस्ट करेंगे
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो रिकॉल कर सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके वो बता देंगे। इसका मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, वो रिवर्स कर सकते हैं कि कोई भी चीज को याद कर सकते हैं, कोई भी चीज को फिर से समझ सकते हैं, फिर से आपको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। Reversibility, therefore, is the ability by which the child becomes capable of following a series of action and being able to follow back. In other words, reverse this series of action mentally. मतलब कि आप पूछोगे कि आप जब बच्चे थे, मतलब एडोलेसेंट्स के, सॉरी, आप जब प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बता रहे हो या फिर पूछ रहे हो, आप बताओगे कि आप मुझे बता करके देखो कि जब आप 10 साल के थे तब आप किस क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो बता देगा कि मैं जब 10 साल का था तब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम में मेरी जो क्लास टीचर थी वो सपोज मिस सुलोचना थी। इस टाइप का कोई भी वो मतलब कि कंसिस्टेंटली वो रिवर्स कर सकता है, अपने आइडियाज को रिवर्स कर सकता है, याद कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एट दिस स्टेज। Concrete operational child develops another mental capacity, and that is the ability to classify on the basis of one characteristic, be it color, size और shape। यहाँ पे क्या होता है, और एक मेंटल कैपेसिटी डेवलप हो जाता है, यहाँ पे उससे कलर, साइज, शेप में अंतर पता चल जाता है। इससे पहले अगर आप किसी को 1 लीटर का बॉटल दो, एक होता है पतला वाला, लंबा होगा थोड़ा सा बड़ा वाला, और एक होगा मोटा वाला लेकिन छोटा, हाइट में छोटा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये मैं एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये एक बॉटल है, इसका क्वांटिटी है 1 लीटर, ये एक बॉटल है, इसका क्वांटिटी है 1 लीटर, ठीक है। बच्चे को वहां पे प्री ऑपरेशनल में ये वाला आप प्रोवाइड करोगे, आप बोलोगे कि आपको कौन सा बॉटल चाहिए, कौन सा बड़ा है, तो वो बोलेगा ये वाला बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता है साइज शेप के बारे में। लेकिन कॉन्क्रीट स्टेज में अगर देते हो, बोलते हो ये और ये दोनों में कौन सा बड़ा है, तो वो बता देगा कि नहीं ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इन दोनों में साइज शेप तो अलग है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट है वो सेम है, ठीक है। कलर, उनको कलर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, पिंक, येलो, व्हाइट, रेड, इन बीच में समझ में आ जाएगा। शेप, कौन सा राउंड है, कौन सा ओवल है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, ये सब उसको समझ में आ जाएगा इस टाइम में। Classification is a complex process and it makes some time before the child masters all aspect of classification. Classification मतलब हर एक चीज को अलग अलग अंतर करना जो होता है, ये धीरे धीरे सीखता है एक टाइम में, हर एक टाइम में धीरे धीरे डेवलप होता है, ये एक टाइम में पूरा का पूरा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है हमारा वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से लेकर के 16 साल तक ये चलता है। This stage starts from around 11 years and goes to till adulthood. Adulthood मतलब वही 19 तक चला जाता है, लेकिन बेसिकली कहीं कहीं बुक्स में लिखा होगा आपका 19, लेकिन बेसिकली ये 16 तक होता है, ठीक है। Remember, it was started in the beginning that stage is the highest of 65 order in development of thinking and that many people never reach this stage. कभी कभी होता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमने लिखा 16 है, लेकिन कभी कभी अगर डेवलप नहीं हो पाता है अच्छे से तो 65 यानी कि ओल्ड एज तक भी चला जाता है फॉर्मल ऑपरेशन, क्योंकि इसके बाद 11 टू अपवर्ड्स जो भी होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल ही होता है। दिस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द एज व्हेन द चाइल्ड इज इन लेट एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री क्लास में होता है, यानी कि यहाँ पे वो क्लास 8 तक पढ़ता है, ठीक है, क्लास 8 या फिर 9 तक होता है। एंड इन दिस फेज the name suggests that children are able to engage in the operational thinking. यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेशनल थिंकिंग में वो डेवलप कर सकता है। यहाँ पे वो अभी धीरे धीरे मतलब स्कूल के लास्ट स्टेज में चला जाता है, दैट इज दे ग्रेजुअली बिकम कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो सोचने लगता है, जैसे कि कविताएं, ठीक है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशंस, ठीक है, रीजनिंग पावर उसका डेवलप हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज नहीं होता है लेकिन उसे हम गेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कोई सपोज कोई कविता लिख रहे हैं, कोई पोएट्री लिख रहे हैं, तो पोएट्री में क्या हर एक चीज जो होता है वो क्या रियल होता है, वो रियल नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हम किसी नदी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रिवर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो नदी होता है वो बहुत सुंदर होता है, ऐसे लगता है कि वहां पे परियों का आना जाना लगा रहता है। इस टाइप का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है ये सब उनका इस टाइम में डेवलप हो जाता है। Their thought is no longer tied only to concrete things. They can even think and engage with symbols, जैसे कि नंबर्स का मैनिपुलेशन जो होता है, नंबर्स भी क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्क्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीजें उनमें भी वो एंगेज हो जाते हैं।
It is very important to note that mathematics and grammar are subjects that demand higher abstract thinking, as the student has to work with symbol and with ideas that may not be visible concretely and reality. जो ग्रामर होता है, मैथमेटिक्स होता है, they are not real, they are abstract, they are not concrete, right? तो वो कॉन्क्रीट चीजें नहीं होते हैं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो है इस स्टेज में डेवलप हो जाते हैं. इट इज ओनली इन दिस स्टेज द चाइल्ड्स कैपेसिटी ऑफ थिंक मैथमेटिकली इमर्ज. यहाँ पे मैथमेटिकल जो थिंकिंग होता है ये यहीं से डेवलप होता है. समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल एबिलिटी यहीं से डेवलप होता है. इसके बाद हम चलेंगे पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. Yes, sir. यस सर. देखिए अब आता है आपका पर्सनैलिटी थ्योरी. पर्सनैलिटी क्या होता है देखते हैं पहले. Personality is an inclusive concept and includes in it all the traits, tendency which brings about consistency and dynamism in personality. देखिए पर्सनैलिटी वो सारे चीजों को इंक्लूड करता है, जैसे कि हमारा बहुत सारा ट्रेट होता है, आपका गुण होता है, आपके अंदर बहुत सारे कैपेसिटीज होते हैं. ये सभी को मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन, सपोज मान लीजिए आज मैं कुछ ज्यादा मतलब इंटेलिजेंटली बात कर रहा हूँ, मैं आज कुछ नया कर दिया, मैं आज कुछ ज्यादा काम कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि ये मेरा पर्सनैलिटी है. जो मैं डेली करता हूँ, जो मैं कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करता हूँ, वो मेरा पर्सनैलिटी है. ठीक है, एक दिन में कुछ पर्सनैलिटी फिक्स नहीं होता है. जो हम कंटिन्यूअसली हर दिन करते हैं, हर एक टाइम में करते हैं, वो हमारा पर्सनैलिटी होता है. ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो होता है वो एक लैटिन वर्ड से आया है. द वर्ड पर्सनैलिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना. पर्सोना का मतलब होता है अ मास्क यूज्ड बाय एक्टर. जो एक्टर लोग मास्क पहनते हैं ना, मुखौटा पहनते हैं अपने ऊपर, वो पर्सनैलिटी कहलाता है. इसका मतलब हमारे सामने जो दूसरों को दिखता है, जो दूसरों को हमें दिखता है, वो हमारा पर्सनैलिटी है. जैसे बोलते हैं ना कि उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, उसका पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पर्सनैलिटी हम खुद नहीं जान सकते जितना दूसरे हमें बताते हैं. ठीक है, जेबी वॉटसन द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है, उन्होंने डिफाइन किया है पर्सनैलिटी को. इट इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम एंड गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन. पर्सनैलिटी वो होता है जो हमारे सारे एक्टिविटीज को, कर्मों को देख करके, ऑब्जर्व करके, हमें पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत समय से ऑब्जर्व करके हमें बताते हैं कि हमें एक्चुअली हमारा पर्सनैलिटी क्या है. वो हमारा पर्सनैलिटी बताता है. इट इज यूनिक एंड स्पेसिफिक. ये हर एक का यूनिक होता है, किसी का सेम नहीं होता है पर्सनैलिटी. और स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू सम पर्सन. ठीक है, स्पेसिफिक होता है. इसके बारे में देखते हैं. इनका जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड. देखिए पहला थ्योरी जो आपका लिखा हुआ है फ्रॉइड थ्योरी. तो सिगमंड फ्रॉइड का जो थ्योरी था पर्सनैलिटी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं साइकोएनालिसिस थ्योरी. ठीक है, कभी कभी इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोला जाता है. साइकोएनालिसिस थ्योरी या तो फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोला जाता है. सिगमंड फ्रॉइड 1856 टू 1939 था उनका जो थ्योरी था. सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस या फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी प्रपोज किया था. यहाँ पर दो मतलब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. पहला तो है लिबिडो और एक है ईडिगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिए लिबिडो क्या होता है, और जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उनका, वो लिबिडो के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, लिबिडो के ऊपर ही बेस्ड है. अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ. व्हाट इज लिबिडो? लिबिडो इज द सेक्स ड्राइव इन द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बेस्ड ऑन स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखिए वो बोलता है कि उनका मानना ये है, जो इंसान है बचपन से लेकर के पूरा ओल्ड एज तक, उसका हर एक चीज रिलेटेड टू सेक्सुअल ड्राइव ही होता है. कैसे? वो बोलते हैं, मैं इसको मतलब पहले समराइज कर देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट देख लेंगे. वो बोलते हैं जब बच्चा छोटा होता है, हर एक चीज को वो सक करता है, हर एक चीज को वो सक करने से मतलब मुंह में डालने से उससे क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है. वैसे जो भी चीज है वो देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो अटैच हो जाता है मतलब सबके साथ, अपने मम्मी के साथ, क्योंकि वहां पे भी उसका मतलब इसका मतलब क्या बोलते हैं, लिबिडो जो है, सेक्सुअल ड्राइव जो होता है वो एक्टिव होता है. वो उसके बाद धीरे धीरे जो क्या बोलते हैं उसको, जेंडर डिफरेंशिएशन होता है उसका. ठीक है, उसके बाद वो अटैच हो जाता है टू ऑपोजिट सेक्स. ठीक है, ओके प्रीति, या यू कैन लीव. We are just finishing off within 15 minutes because I have to also go now. Okay, if you can please wait for 15 minutes, we can end it up. Okay, अब देखिए वो बोलते हैं कि हमारा जो सेक्सुअल ड्राइव होता है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है. और हाँ, और क्या होता है, ये मतलब हर एक काम के पीछे हमारा मकसद यही होता है.
इसीलिए जो सिगमंड फ्रॉइड का जो थ्योरी था ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया है। उन्होंने बोला कि हर एक चीज जो होता है वो सेक्सुअल ड्राइव से जुड़ा हुआ होता है। बचपन से स्टार्ट करके जब हम बूढ़े होते हैं तब तक हमारा यही लिबिडो ही हर एक काम के पीछे होता है। और उसके बाद पर्सनैलिटी में जो होता है 3 चीजें होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेज में। देखिए स्टेट्स ऑफ माइंड होता है, उन्होंने बोला जो हमारा दिमाग है वो 2 स्टेज में होता है, एक होता है प्री कॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस क्या होता है? कंटेम्पोररी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पास्ट साइकिक एक्सपीरियंस एंड डिजायर्स विच आर रेडिली रिकॉलेबल एंड स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियस माइंड। देखिए प्री कॉन्शियस मतलब जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है और जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं उससे हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं, और ये टेम्पररी होता है। अनकॉन्शियस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बरीड मेमोरीज, कुछ ऐसे मेमोरीज है जो हमारे अंदर दफना दिया गया है, बहुत अंदर है, अगर अच्छे से याद करेंगे तो वो उभर कर आगे आएंगे। थॉट्स, इमोशन, इम्पल्सेस विच कॉन्शियस माइंड हैज नो डायरेक्ट वॉलंटरी एक्सेस। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत अंदर होता है और वहां तक हमारा जो नॉर्मल माइंड है वो नहीं पहुंच सकता है। ठीक है। कंपोनेंट्स, अभी यहाँ पे देखिए इनका जो कंपोनेंट्स है, इन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स होता है। एक होता है आपका इड, दूसरा होता है ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है इट इज द रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्चुअल एनर्जी दैट कंटेन्स बायोलॉजिकल अर्जेस सच एज इंपल्सेस टुवर्ड सर्वाइवल, सेक्स एंड एग्रेशन। यहाँ पे बोलता है इड जो होता है ना ये हमेशा जल्दी में होता है। तो बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतानों का होता है, तो इड वही होता है। जल्दी का काम शैतानी करते हैं, तो इड जो होता है वो जल्दी करता है और शैतान होता है। यहाँ पे वो हर एक चीज को फटाफट से करने के लिए कोशिश करता है, हर एक चीज जो दिमाग में आता है वो करे। जैसे कि आप सपोज आप ऐसे ही खाली बैठे हो तो आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जब आप खाली बैठते हो तो जो राक्षसों वाला दिमाग आपके अंदर चलता है, आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे, आप कैसे मतलब कि अपना जो सेक्सुअल डिजायर है उसको फुलफिल करोगे, कैसे एग्रेशन मतलब कैसे गुस्सा हो जाते हो, ये सब जो कंटिन्यूअसली, जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, ये सब ईड का काम है। जो मतलब एग्रेशन, ये सब ईड का काम है। ईड इज अनकॉन्शियस एंड ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल। इससे ईड को हमेशा ना प्लेजर चाहिए, उसे हमेशा आराम चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये कभी सोचता समझता नहीं है, जो उसे अच्छा लगा वो कर दिया। ठीक है, ईड वो होता है। द ईड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेस प्राइमरी थिंकिंग which is illogical, irrational and motivated by desire of the immediate gratification of impulses। ये illogical होता है, मतलब कभी ये सोचता समझता नहीं है, irrational होता है, और ये हमेशा अपना जो pleasure seeking होता है, pleasure seeking मतलब ये हमेशा अपना आराम खोजता है। उसके बाद आता है ईगो। ईगो क्या होता है? उससे पहले हमें सुपर ईगो थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सुपर ईगो क्या होता है? मोरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये हमेशा ना साधुओं के बारे में सोचता है, साधु जैसा सोचता है, ये हमें नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए, इससे दूसरों को बुरा लगता है, इससे मोरालिटी डाउन हो सकता है, इस तरह के बहुत सारी चीजों को सोचता है सुपर ईगो। ऑल द स्टैंडर्ड्स लर्न फ्रॉम द पेरेंट एंड सोसाइटी। ये बहुत सारे स्टैंडर्ड को कभी कभी बोलते हैं ना, कभी कभी रूल्स तोड़ना भी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में सपोज आपके मम्मी जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, एम्बुलेंस लेकर के आपको जाना है या फिर गाड़ी में आपको ले जाना है, वहां पे रेड सिग्नल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? वहां पे रेड सिग्नल मानोगे या फिर मम्मी को बचाने की कोशिश करोगे? तो वहां पे ना आपको मोरालिटी नहीं सोचना चाहिए, आपको वहां पे जो जिंदगी है वो बचाना है, तो आपको रेड लाइट तोड़ करके जाना चाहिए। लेकिन सुपर ईगो बोलेगा नहीं, रेड लाइट है मतलब मुझे रूल नहीं तोड़ना है, चाहे जिंदगी चली जाए। ठीक है, तो ये सुपर ईगो होता है। तो वो क्या था? वो कुछ सोचता समझता नहीं था, वो राक्षस था। लेकिन ये पूरा पूरा क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट, आध्यात्मिक हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ईगो जो होता है इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। ईगो सोचता है कि किस स्टेज में मुझे क्या करना चाहिए, किस स्टेज में मुझे रूल्स फॉलो करना है और किस स्टेज में उसे तोड़ना है। ईगो इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग व्हिच इज लॉजिकल एंड रैशनल। ईगो जो होता है वो लॉजिकल होता है और रैशनल होता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन तीनों के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि ईगो, सुपर ईगो और इड के बीच में अगर कोई भी बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट वायलेट्स द सोशल रूल्स। सोशल रूल को ये वायलेट करता है। एंग्जाइटी क्या होता है? जब हम ज्यादा एंक्शियस हो जाते हैं, ये बोलता है एंग्जाइटी तब आता है व्हेन द ईगो कैन नॉट एडिक्वेटली बैलेंस द डिमांड्स ऑफ द ईड एंड द सुपर ईगो। जब ईड और सुपर ईगो का बैलेंस नहीं हो पाता है तब एंग्जाइटी फील होता है। हम क्या बोलते हैं? बहुत जल्दबाजी में काम कर लेते हैं। इट डिमांड्स ग्रेटिफिकेशन ऑफ इम्पल्सेस, सुपर ईगो डिमांड्स मेंटेनेंस ऑफ मोरल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बोलता है मोरल फॉलो करो, वो बोलता है इमीडिएटली काम करो। इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया तो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है। अब ये है हमारा आज का लास्ट
स्लाइड है जो बताता है कि इसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा इसको स्टेज में याद रखना है। पहला आता है आपका ओरल स्टेज, जो कि बर्थ टू 1 ईयर होता है। यहाँ पे चिल्ड्रन का जो होता है, ये हर एक चीज ओरल मतलब क्या होता है, मुंह में डालने का जो होता है, मतलब कि वो हर चीज को सक करने के लिए कोशिश करता है। देखिए, चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर, उन्हें अच्छा लगता है जब वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को सकिंग या फिर टेस्टिंग करते हैं। दे लाइक पुट देयर थिंग्स इन देयर माउथ, हर एक चीज को वो मुंह में डाल देते हैं। देखिए, ये स्टेज भी लिबिडो से ही बना हुआ है, सेक्सुअल ड्राइव। ये देखिए, मुंह से मतलब मुंह में डालने से उन्हें प्लेजर मिलता है। एनल स्टेज मतलब आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज वो उसका जो मतलब चिल्ड्रन का जो पॉटी ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, वो उससे मजा लगता है कि वो बार बार बाथरूम जाएगा, वहां पे उसे मजा लगेगा कि ये करने में वो करने में, ठीक है। वो उस स्टेज में उसको मजा आता है। ये 2 से 3 साल तक होता है। देन होता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज होता है 3 to 6 years। बॉयज आर मोर अटैच्ड टू देयर मदर्स एंड गर्ल्स आर मोर अटैच्ड टू देयर फादर। देखिए, इसका थ्योरी इसलिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था क्योंकि इन्होंने मतलब कि हमारा जो सोशल रिलेशन है उसको भी खराब कर दिया। उन्होंने बोला कि मदर से अटैच इसलिए होता है क्योंकि ये सेक्सुअल ड्राइव होता है, फादर से एक लड़की इसलिए अटैच होता है क्योंकि ये सेक्सुअल ड्राइव होता है। इसलिए इनका जो थ्योरी था, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था। लेकिन क्या करें, हमारा अगर सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। लैटेंसी स्टेज क्या होता है? लैटेंसी स्टेज 6 to प्यूबर्टी, मतलब जब तक हमारा मैच्योरिटी नहीं हो जाता है। लड़कियों का या फिर लड़कों का, सबका प्यूबर्टी क्या मतलब स्टेज होता है, ठीक है। जब तक लड़कियों का नहीं हो जाता, जब तक लड़कों का नहीं हो जाता, तब तक एक लैटेंसी स्टेज काम करता है 6 years से स्टार्ट करके। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पियर्स। यहाँ पे सेम सेक्स मतलब बॉयज बॉयज के साथ इंटरेक्ट करेंगे और गर्ल्स गर्ल्स के साथ करेंगे। उसके बाद जब प्यूबर्टी हो जाता है, उसके बाद जेनिटल स्टेज आता है, और यहाँ से इंडिविजुअल आर अट्रैक्ट टू ऑपोजिट सेक्स पियर्स, क्योंकि वहां पे बॉयज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स एंड गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बॉयज। ठीक है, क्लियर है सबको? एमसीक्यू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस कंटिन्यू फ्रॉम, एडोलेसेंस कहां से कहां तक होता है? 3 to 12, 13 to 19, 20 to 60, 65 प्लस। फटाफट से आंसर कीजिएगा। चैट बॉक्स में लिखिए। यस, क्विक, वेरी गुड, वेरी गुड। आईफोन, ओके। दीप्ति, सुब्रत, दीपिका, अर्चना, ओके, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। जो है 13 to 19, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, एडोलेसेंस, और ये स्टेज को सबसे क्रिटिकल माना जाता है। अगर पूछे जाए कौन सा सबसे क्रिटिकल एज है लाइफ का, तो एडोलेसेंस होता है। सेफालोकॉर्डियल टेंडेंसी मूव्स फ्रॉम हेड टू फुट, फुट टू हेड, सेंटर टू आउटवर्ड्स, बोथ ए एंड बी। ओके, दीप्ति रंजन, आईफोन, ओके। देवीश्री, दीपिका, अर्चना, वेरी गुड शुभ्रत, वेरी गुड। इट इज हेड टू फुट मूवमेंट, यानी कि टॉप बॉटम अप्रोच। कंपेयरिंग विद द existing ideas with the new ideas, the and changing the mental structure is known as, comparing the existing idea with the new one and changing the mental structure is known as assimilation, equilibration, accommodation, scaffolding. आईफोन, आपका नाम मैं भूल गया, फिर से आप एक बार बता देंगे? शायद आप नए हो। Anusha, how can you forget me, sir? Anusha, oh my god, Anusha. Oh my god. Yes. Actually, I didn't get your name when you first said it. Anusha, how Okay. are you? So you Fine? were in a flow of teaching. Okay. Okay. Nice to see you again. Okay. Happy to see you again, sir. See you all again. Yeah. Okay, fine, Anusha. Now I'm getting. Okay, जो आप आंसर है, जो शायद आप सभी ने शायद ए आंसर किया है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से सब पढ़िए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग आइडिया विद द न्यू वन एंड चेंजिंग द मेंटल स्ट्रक्चर। चेंजिंग द मेंटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर रहे हो। क्या होगा इसका आंसर? यस, नाउ यू आर गेटिंग राइट। दीप्ति रंजन, दीपिका, अभी चेंज कर रहे हो आप लोग। जब आप एडजस्ट कर लेते हो तब आपका असिमिलेशन हो जाएगा। जब आप चेंज करते हो मेंटल स्ट्रक्चर, वो अकोमोडेशन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई इट इज अकोमोडेशन? क्योंकि मैंने बताया था, जब आपका पुराना टीवी, एग्जिस्टिंग आइडिया पुराना टीवी है,
जब आप चेंज कर लेते हो मेंटल स्ट्रक्चर यानी कि नया टीवी आप इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। फाइंड द प्रॉपर अरेंजमेंट। प्रॉपर अरेंजमेंट देखिए इसका, मैं नहीं बताऊंगा इसका, आप देख लीजिए कौन सा आएगा। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपको ये रखना है, ठीक है। ओके, दीप्ति रंजन, प्रीति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अभी मैंने पढ़ा ये वाला। वेरी गुड, अर्चना, अनुषा, देवीश्री, दीपिका, वेरी गुड। ओके, ऑल आर करेक्ट। इट इज ए, पहले आता है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ये एक पिछले साल सवाल में भी आया था नेट में, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज फाउंड एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिवर्सिबिलिटी कौन से स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बताइए। रिवर्सिबिलिटी अभी मैंने बताया। या दीप्ति रंजन, अर्चना, देवीश्री, यस क्विक, और कोई? यस कम ऑन क्विक, अभी मैंने बताया था। यस दीपिका, वेरी गुड। सो कंक्रीट ऑपरेशनल इज द राइट आंसर। रिवर्सिबिलिटी जो होता है वो कंक्रीट स्टेज में पाया जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज रेंज फ्रॉम, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहां से कहां तक होता है? बर्थ टू 2 इयर्स, 2 to 7 इयर्स, 7 to 11, 11 to 16 इयर्स। सुब्रत, सुब्रत प्री ऑपरेशनल स्टेज मैंने पूछा है, एक बार अच्छे से देखिए। अनुषा, दीपिका, दीप्ति, अर्चना, प्रीति, वेरी गुड वेरी गुड। सुब्रत एक बार और चेक कीजिए, प्री ऑपरेशनल होता है 2 to 7 इयर्स, बर्थ टू 2 इयर्स होता है सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी मोटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। हु स्टेटेड दिस? किसने बोला था ये? जॉन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्फ्रेड बिनेट, जेबी वॉटसन। ओके, दीप्ति रंजन, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? यस, ये बहुत सिंपल है, मैंने अभी बताया था। डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ये किसने डिफाइन किया था? यस क्विक, ओनली वन। ओके अनुषा, इट्स फाइन। Yes, Anusha. Subrat, check your answer again. Devishri, check your answer again. Okay, fine. So let me conclude that JB Watson, मैंने बताया था ना, JB Watson, the father of behaviorism, has stated that personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information. ये जेबी वॉटसन ने दिया था। Those who have answered D is right answer, ठीक है। अभी लिबिडो क्या है? सेक्सुअल ड्राइव, एटर्नल डिजायर। प्रीति, सुब्रत, वेरी गुड। ये तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है लिबिडो।
Guys, am I audible? Is it clear to Yes, everyone? sir. Yes. Okay, libido is the sexual drive. ठीक है, और दो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं. According to Sigmund Freud, the sense of morality is present in. Morality किस में होता है? id, ego, libido, super ego किस में होता है? Okay, Anusha, Deepika, Archana, Dipti, Subrat. Devishri, very good. All are correct. So the D option is right. Super ego is the right answer. उसके बाद जो है देखिए फायद कौन सा आता है ये देखिए अच्छे से. ठीक है, कौन सा स्टेज आता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी में? ओरल, एनल, लेटेंसी, जेनिटल, फैलिक. ओके, अनुषा, दीप्ति रंजन, सुब्रत, अर्चना. ओके, और कोई? देखिए बी इज द राइट, ये होगा आपका राइट आंसर. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सब कुछ? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. यस, Thank you, sir. Happy to. थैंक यू.